नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में शुक्र के अनुसार करारोपण का सिद्धांत और शुक्र के समाज व्यवस्था संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं शुक्र के करारोपण सिद्धांत। शुक्र नीति में शासक से राजकीय कार्यों को संपन्न करने में शासन को समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त कोष का संग्रह करने की अपेक्षा की गई है। शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि राजा द्वारा कोष संग्रह के लिए अनुचित साधनों का उपयोग नहीं किया जाए। प्रजा से लिए जाने वाले करों व शुल्क को शुक्र ने राज्य के कोष की पूर्ति का नियमित साधन माना, किंतु राजा को यह परामर्श दिया है कि वह प्रजा की रक्षा व उसके कल्याण के व्यापक दायित्वों की पूर्ति का प्रतिफल में ही प्रजा से कर प्राप्त करने की अपेक्षा करे। प्रजा पर कर आरोपित करने की राज्य की शक्ति को नियमित व नियंत्रित करने के लिए शुक्र ने सुनिश्चित नियमों का प्रतिपादन किया है। इन नियमों में से प्रमुख नियमों को सूचीबद्ध भी किया है, जैसे बिना विशेष आपत्ति पड़े प्रजा पर अधिक जुर्माना, मालगुजारी या चुंगी बढ़ाकर एवं तीर्थ स्थान तथा देवोत्तर संपत्ति पर कर लगाकर राजा को अपना कोष नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जिस समय शत्रु का विनाश करने के लिए सेना की व्यवस्था करने में तत्पर हो, उस समय विशेष प्रकार का अधिक जुर्माना या चुंगी लगाकर प्राप्त कर लिया जाना उचित है। तीसरा, आपत्ति काल में राजा द्वारा प्रजा से लिए गए अधिक धन को आपत्ति काल समाप्त होने पर प्रजा को सूद सहित वापस कर देना चाहिए। नंबर 4 है, राजा को नीति निपुणता से कोष वृद्धि का यत्न करना चाहिए। 5 है, हीन धन तथा मध्यम धन वाली प्रजा की रक्षा वेतन देकर राजा को स्वामी की भांति करनी चाहिए तथा अधिक धन वाली उत्तम प्रजा की रक्षा प्रतिभू सुरक्षा की जमानत देने वाला होकर करनी चाहिए। नंबर 6, समस्त वस्तुओं पर प्रयत्न पूर्वक एक बार ही चुंगी लेनी चाहिए। 7वां, राजा को वस्तु के क्रय विक्रय पर उसके मूल्य का 32वां अंश चुंगी के रूप में ग्रहण करना चाहिए अथवा मूल को छोड़कर लाभ में से 20वां या 16वां अंश चुंगी के रूप में लेना चाहिए। जिस विक्रेता को विक्रय में मूलधन से कम या वस्तु के मूल्य के बराबर का मूल्य मिले, उससे चुंगी नहीं लेनी चाहिए और थोड़े विनियोग से अधिक द्रव्य के लाभ का आकलन करके तदनुसार ही खरीदने वाले से चुंगी लेनी चाहिए। 8वां, भूमि को नापकर और अधिक, मध्यम या कम पैदावार को समझकर तदनुसार कर का निश्चय करना चाहिए। कृषक से उतना ही कर लेना चाहिए जितना से उसे कष्ट न हो। 9वां, माली जैसे लता आदि से थोड़े थोड़े फूल चुनता है, उसी भांति राजा को भी प्रजा से थोड़ा कर लेना चाहिए। 10वां, राजा को क्रमानुसार सदा, तड़ाग, बावड़ी या कूप के जल से सींचे जाने वाले खेतों से तीसरा, वर्ष के द्वारा सिंचित होने वाले खेतों से चौथा तथा नदी से सिंचित होने वाले खेतों से उपज का आधा अंश एवं बंजर तथा पथरीली जमीन से होने वाली आय का छठा अंश कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। 11वां, जिस कृषक को राजा को 100 रुपये भर चांदी कर के रूप में मिलते हैं, उसके लिए राजा को अपने कर में 20वां भाग अपनी ओर से देना चाहिए। 12वां, व्यय को निकाल कर खानों से निकलने वाले सोने से आधा अंश, चांदी से तीसरा, तांबे से चौथा, लोहा तथा सीसा से छठा, रत्नों तथा सार पदार्थ यथा नमक आदि से आधा अंश एवं कृषक आदि के लाभ की अधिकता देखकर उसके अनुसार तीसरा, 5वां, 7वां या 10वां कर ग्रहण करना चाहिए। तृण, काष्ठ आदि लाकर बेचने वालों से 20वां अंश कर के रूप में लेना चाहिए। 14वां, बकरी
भेड़, गाय और घोड़ों की संख्या में वृद्धि होने पर अष्टमांश कर ग्रहण करना चाहिए तथा दूध में से 16वां भाग कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। 15वां, बढ़ई आदि तथा शिल्पी के वर्गों से हर 15 दिन में एक दिन कर के रूप में बिना वेतन दिए काम कराना चाहिए। 16वां, राज्य की उन्नति के लिए तालाब, बावड़ी, नहर या इसी के समान किसी दूसरे साधन का निर्माण करते हैं उन लोगों में से तथा जो नवीन भूमि को जोत कर खेती के योग्य बनाते हैं उन लोगों से तब तक कर नहीं लेना चाहिए तब तक वे निकाल कर दोगुना लाभ न होने लगे। उसके बाद अधिक लाभ होने पर कर लेना चाहिए। 17वां, राजा द्वारा किसान को मालगुजारी की रसीद लिखकर देनी चाहिए और ग्राम के किसी धनी को प्रतिभू बनाकर उसी के माध्यम से कर प्राप्त कर लेना चाहिए। 18वां, कुटुंब के पालन के लिए रखी हुई गाय आदि के दूध पर कर नहीं लिया जाना चाहिए और अपने निजी उपयोग के लिए धान्य तथा वस्त्र खरीदने वाले से भी कर ग्रहण नहीं करना चाहिए। 19वां, व्यापारी आदि से लाभ का 32वां भाग कर के रूप में लेना चाहिए। 20वां, दुकानदारों से दुकान की भूमि का कर ग्रहण करना चाहिए और यात्रियों से मार्ग की सफाई तथा रक्षा के लिए भी कर ग्रहण करना चाहिए। कर व्यवस्था के संबंध में शुक्र नीति में प्रतिपादित किए गए निषेधात्मक और सकारात्मक नियमों के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्र नीति में राज्य की कर व्यवस्था को लोक कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया गया था। तो ये थे शुक्र के करारोपण के सिद्धांत। अब हम चर्चा करते हैं कि शुक्र के अनुसार समाज व्यवस्था। इसमें पहला बिंदु है सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। शुक्र ने धर्म को सामाजिक व्यवस्था का आधार माना। शुक्र का मत है कि राजा को प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित करके सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करना चाहिए। धर्म को सामाजिक जीवन में स्थिरता और उन्नति का मूल आधार मानते हुए शुक्र ने व्यक्त किया है कि जिस राज्य में सामाजिक जीवन, जनता का व्यवहार और राजकीय आचरण धर्म द्वारा नियमित व नियंत्रित हो रहता है वहाँ सुख व समृद्धि का विस्तार होता है। यद्यपि धर्म के संबंध में शुक्र का दृष्टिकोण मनु व कौटिल्य से पर्याप्त समानता रखता है, तथापि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शुक्र ने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में धर्म के पारलौकिक पक्ष की अपेक्षा उसके सांसारिक पक्ष और लौकिक उपयोगिता पर अधिक बल दिया। शुक्र ने व्यक्त किया कि धर्म के पालन को सुनिश्चित करने तथा सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करने के दायित्व की पूर्ति करके राजा कीर्ति को प्राप्त करता है। शुक्र ने अपकीर्ति को राजा के लिए नरक के समान बताया तथा स्पष्ट किया कि परलोक में स्वर्ग या नरक की चिंता करने की अपेक्षा राजा को सामाजिक व्यवस्था के सुचारू निर्वाह के द्वारा इस लोक में ही जनता की प्रशंसा प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा बिंदु है वर्ण व्यवस्था। शुक्र ने मनु की भांति वर्ण व्यवस्था का अधिक विस्तार से तो विवेचन नहीं किया है, किंतु यह स्वीकार किया है कि समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में संगठित है। शुक्र ने वर्ण और जाति के मध्य भी भेद किया तथा स्पष्ट किया है कि भिन्न भिन्न वर्ण के माता पिता के द्वारा संतानें उत्पन्न होने पर असंख्य जातियों का जन्म होता है। मनु ने वर्ण का आधार मुख्यतः जन्म को माना है, किंतु इसके ऊपर शुक्र ने व्यक्त किया है कि मूलतः वर्ण का आधार जन्म होते हुए भी कर्म से भी किसी विशेष वर्ण की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। शुक्र ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों के कर्तव्यों का विवेचन किया। शुक्र के अनुसार यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन करना व दान लेना ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त कर्म है। सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना तथा इसके प्रतिफल में अपने अंश को कर के रूप में ग्रहण करना शुक्र के अनुसार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त कर्म। शुक्र ने वैश्यों के लिए कृषि, गोपालन तथा वाणिज्य को उपयुक्त कर्म माना है।
जीविका के लिए अन्य वर्णों के सदस्यों की नौकरी करना, हीन समझे जाने वाले कार्यों को संपन्न करना शुक्र के अनुसार शूद्रों के कार्य हैं। विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंधों के विषयों में शुक्र का दृष्टिकोण मनु आदि से किंचित भिन्न है। शुक्र ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्मों को उल्लेख किया गया है, किंतु श्रम विभाजन की इस योजना का नैतिक महत्व नहीं है तथा व्यवहारिक कारणों से किसी भी वर्ण के सदस्य द्वारा भरण पोषण के लिए यदि कोई अन्य वृत्ति अपनाई जाए तो उसे निंदनीय नहीं माना जा सकता। शुक्र ने इस संबंध में केवल यह निर्देश दिया है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्णों द्वारा भिक्षा मांगकर जीविका चलाना उचित नहीं है। अब हम मूल्यांकन लेते हैं कि शुक्र के विचारों का मूल्यांकन। शुक्र नीति सार में राज्य और उसकी गतिविधियों को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया है। यह सत्य है कि शुक्र ने राज्य के सैद्धांतिक पक्षों की विस्तार से मीमांसा नहीं की है। यही कारण है कि ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति जैसे प्रसंगों का चित्रण नहीं हुआ। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि शुक्र ने राज्य के अस्तित्व के आधार पर राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्यक्षेत्र तथा शासन पर नियंत्रण जैसे सैद्धांतिक पक्षों की बिल्कुल उपेक्षा की है। शुक्र ने इन समस्त प्रश्नों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में शुक्र अकेले ऐसे हैं जिन्होंने राज्य और राष्ट्र के मध्य भेद स्पष्ट किया तथा घोषित किया कि किसी राष्ट्र पर संप्रभु का नियंत्रण उसे राज्य का रूप प्रदान कर देता है। शुक्र ने राज्य के कार्यों की व्यवस्थित व्याख्या करते हुए एक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतिपादन किया है। शुक्र द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्य क्षेत्र में प्रजा की सुरक्षा, प्रजा के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियां संपन्न करना, प्रजा को न्याय का वितरण करना तथा सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्यपूर्ण नियमन करना आदि सम्मिलित है। शुक्र ने शासन के संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक पक्षों पर जिस वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण का परिचय दिया है वह आधुनिक अध्ययनकर्ताओं को चकित कर देता है। यह आश्चर्यजनक सा लगता है कि शुक्र ने उस प्राचीन युग में प्रशासनिक निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं के जटिल और सूक्ष्म पक्षों तथा प्रशासन की कार्मिक प्रणाली के महत्वपूर्ण आयामों को अत्यंत सतर्कता से विवेचन किया है। एक आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार से अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपायों जैसे सेवानिवृत्ति लाभ, अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं, बोनस, ग्रेजुटी, भविष्य निधि, समयबद्ध पदोन्नति, सुनिश्चित वेतनमान आदि को व्यवस्थित करने की अपेक्षा की जाती है तथा उनकी व्याख्या शुक्र ने अत्यंत स्पष्टता के साथ ही की है। न्यायिक प्रणाली के विभिन्न पक्षों के संबंध में भी स्पष्ट नियमों का प्रतिपादन कर शुक्र ने एक व्यवस्थित न्यायिक दर्शन प्रस्तुत किया। परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों पर भी शुक्र का दृष्टिकोण अत्यंत व्यवस्थित और स्पष्ट है। शुक्र ने करारोपण का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वह भी एक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श के सर्वथा अनुरूप है। सार रूप में ये कहा जा सकता है कि शुक्र ने एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन किया है और भारतीय राजनीतिक चिंतन को उनका महत्वपूर्ण योगदान